नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 भी कहा जाता है, इस एक्ट में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, उन्हीं परिभाषाओं को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो परिभाषा पढ़ रहे हैं वो परिभाषा है सेक्शन 2 के क्लॉज ई अने में दी गई है नियोजक एम्प्लॉयर की परिभाषा। एम्प्लॉयर includes anybody of persons whether incorporated or not and any managing agent of an employer and the legal representative of a deceased employer and when the service of an employee are temporarily lent on hire to another person by the person with whom the employee has entered into a contract of service or apprenticeship means such other person while the employee is working for him। अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार नियोजक के अंतर्गत कोई व्यक्ति, निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, और नियोजक का कोई प्रबंध अभिकर्ता और मृतक नियोजक का विधिक प्रतिनिधि आता है, और जबकि कर्मकार की सेवाएं उस व्यक्ति द्वारा जिसके साथ कर्मकार ने सेवा या शिक्षुता की कोई संविदा की है, अन्य व्यक्ति को अस्थायी तौर पर उधार दे दी गई है या भाड़े पर दी गई है, वहाँ नियोजक से जब तक वह कर्मकार उसके लिए काम करता रहता है वह अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है। तो यहाँ पे हमने जो परिभाषा देखी है, तो नियोजक से तात्पर्य एक ऐसे किसी व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को नियोजन प्रदान करता है। इसमें कृत्रिम विधिक व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। नियोजक के प्रबंध अभिकर्ता अथवा मृत नियोजक के विधिक प्रतिनिधि को भी नियोजक की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। तो इस परिभाषा से संबंधित कुछ केसेस हैं जिनके बारे में हमारा जानना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले जो केस आता है वो है कृष्णा अय्यर बनाम अधीक्षक अभियंता PWD मद्रास। इस केस में जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने एक निजी ठेकेदार, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को जो सरकारी कामकाज देखता था, चालकों का नियोजक माना है। साथ ही एक दूसरे केस में जिसमें नगरपालिका अल्मोड़ा बनाम जसोदा सिंह है, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को प्रतिकर धनराशि की अदायगी के लिए दायित्वधीन माना, जहां नगरपालिका की ओर से विद्युतीकरण की एक योजना का परिचालन राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा था। वहां निर्माण कार्य के दौरान एक कर्मचारी को अंशतः क्षति घटित हो गई। प्रतिकर का दायित्व नगरपालिका पर अधिरोपित नहीं किया गया क्योंकि नगर के विद्युतीकरण योजना का जो परिचालन था वो राज्य सरकार को सुपुर्द किया गया था, न कि नगरपालिका को। और न्यायालय ने स्थिति को और स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि विद्युतीकरण का कार्य नगरपालिका के द्वारा किया गया होता तो प्रतिकर के भुगतान का जो दायित्व है वो नगरपालिका का होता, चाहे जो क्षतिग्रस्त कर्मचारी है वो राज्य सरकार की ओर से ही क्यों न नियोजित किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हम लोगों ने देखा कि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को जो सरकारी कामकाज देखता था उसमें चालकों का नियोजक माना गया, उसे एम्प्लॉयर माना गया, और दूसरे केस में कार्य अन्य निकाय द्वारा हो रहा था और करवा और कोई रहा था। ठीक है, जो इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट केस है वो है सिंचाई परियोजना खंड बड़ौदा। 1986 का यह वाद है जिसमें कि जो अपील करता थे वो मृतक कर्मचारी के आश्रित थे। आश्रित की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं कि आश्रित की श्रेणी में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। जो सिंचाई परियोजना में नियोजित थे लेकिन वह ठेकेदार के अधीन कार्य करते थे तथा मजदूरी प्राप्त करते थे। ठीक है, मतलब जो अपील करता थे वो आश्रित थे कर्मचारी के, लेकिन उनका जो नियोजन था वो ठेकेदार के थ्रू थे, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वो लोग लगे हुए थे। जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयानुसार राज्य सरकार प्रतिकर के भुगतान के लिए दायित्वधीन नहीं थी क्योंकि
मृतक कर्मचारी ठेकेदार द्वारा नियोजित था। तो इस निर्णय के विरुद्ध जो कर्मकार के जो आश्रित थे उन्होंने उससे ऊपर की कोर्ट में अपना वाद लेके गए, वो लोग अपील में गए और वहाँ पे जो गुजरात हाई कोर्ट था उसने अपील में अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि यद्यपि व्यापार का अर्थ वाणिज्यिक क्रियाकलाप है, परंतु कारोबार शब्द एक विस्तृत संदर्भ धारण किए हुए है। कारोबार में ऐसे क्रियाकलापों को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो वस्तुतः वाणिज्यिक प्रकृति के नहीं होते। सार्वजनिक निर्माण विभाग भी एक ऐसी ही प्रकृति का कारोबार है, अतः उक्त मामले में संबद्ध ठेकेदार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियंता दोनों सामूहिक एवं पृथक रूप से प्रतिकर राशि के भुगतान के लिए दायित्वाधीन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, उसको और जो सार्वजनिक निर्माण विभाग था, दोनों को ही एक तो सामूहिक रूप से, ठीक है, उनकी जॉइंट लायबिलिटी बनाई गई और दूसरी पृथक रूप से उनको भुगतान की राशि के लिए, जो प्रतिकर की राशि थी, उसके लिए दायी ठहराया गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी कितनी लायबिलिटी होती है, क्या वो भी उतना ही लायबल होता है जितना कि जो एम्प्लॉयर नियोजक होता है, या उसकी कुछ अलग लायबिलिटी होती है। तो ये लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नियोजक की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा कर्मचारी को प्रतिकर देने का दायित्व मृतक की जायदाद तक सीमित होता है। विधिक प्रतिनिधि का प्रस्तुत संदर्भ में आत्यंतिक दायित्व नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो मृतक के जितने भी लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, तो उसकी, अगर हमने ये देखा है कि अगर आप कहीं से कोई लाभ लेते हो तो साथ ही उस लाभ के साथ अगर कोई दायित्व जुड़ा हुआ होता है तो वह दायित्व, वह ड्यूटी भी व्यक्ति को पूरी करनी होती है। तो जो नियोजक का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसने क्या किया है कि जैसे नियोजक की संपत्ति को प्राप्त किया है, प्रॉपर्टी में उसके राइट अराइज हुए हैं, तो जितनी उसने प्रॉपर्टी ली है उतनी प्रॉपर्टी तक उस व्यक्ति के ऊपर लायबिलिटी डाली जा सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी नियोजक की 5 लाख की संपत्ति उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलती है। अब कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से किसी कर्मचारी की क्षति होती है और कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर 6 लाख रुपए अलग अलग व्यक्तियों को देने के लिए कोर्ट कहता है, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको सिर्फ संपत्ति कितने की मिली है, 5 लाख रुपए की, तो जो उसकी लायबिलिटी होगी वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की होगी, वो अपनी जेब से 1 लाख रुपया नहीं देगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं होती है, उसकी उतनी ही होती है जितने की उसने संपत्ति प्राप्त की है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है 2 अलग अलग शब्द हैं। पहला है सेवा की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और दूसरी है सेवा के लिए संविदा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो ये होता क्या है, तो इसमें यह है कि जो सेवा की संविदा होती है वह कर्मचारी पर एक दायित्व अधिरोपित करती है कि वह जिसकी सेवा करता है उसके निर्देशों की अनुपालना करे, लेकिन सेवा के लिए संविदा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या होता है कि कर्मचारी का ये दायित्व नहीं है कि वह नियोजक द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्देश की अनुपालना करे। दोबारा से हम लोग देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, ठीक है, उसमें जो काम करने वाला व्यक्ति है यानी कि जो कर्मचारी है उसका यह ड्यूटी होती है कि वो नियोजक, ठीक है, नियोजक की सभी निर्देशों की भी, जो भी वो डायरेक्शंस देता है उसकी वो अनुपालना करे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है उसमें ऐसे निर्देशों की अनुपालना करना ज़रूरी नहीं होता है। और जो सेवा की संविदा में मालिक केवल इस बात की अपेक्षा करता है कि क्या काम किया जाना अपेक्षित है, लेकिन
जो सेवा की संविदा में यह भी निर्देशित किया जाता है कि उस काम को किस प्रकार से पूरा किया जाए। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है उसमें काम पूरा करना है और किस तरीके से करना है दोनों नियोजक बताता है, लेकिन जो सेवा के लिए संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, उसमें केवल सिर्फ इतना ध्यान में रखा जाना है कि काम पूरा होना चाहिए। इससे संबंधित एक केस है जिसका केस का नाम है इंदर सिंह बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, AIR 1929 का यह केस है, जिसमें जो लाहौर उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि एक विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा दी गई मजदूरी का आशय सेवा की संविदा नहीं है। मजदूरी श्रम शब्द में उस शारीरिक श्रम की धारणा अंतर्निहित है जो एक श्रमिक अपने नियोजक के लाभ अर्जन के लिए करता है। विद्यार्थियों द्वारा जो वर्कशॉप में किया गया श्रम प्राथमिक तौर पर विद्यार्थियों के लाभ अर्जन के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया कार्य है, अतः ऐसा कार्य सेवा की संविदा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की अवधारणा में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जो वर्कशॉप लगाई जाती हैं तो एक तरीके का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो भी उनके लिए जो वर्कशॉप लगाई जाती हैं वो उनके स्किल्स को और अच्छा करने के लिए एक तरीके से उनका पार्ट ऑफ सिलेबस वो होता है, इसलिए जो स्टूडेंट्स की जो वर्कशॉप्स होती हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशन आती है वो आती है प्रबंध अभिकर्ता, मैनेजिंग एजेंट। सेक्शन 2 के क्लॉज F में इसको डिफाइन किया गया है कि मैनेजिंग एजेंट कौन होता है। तो मैनेजिंग एजेंट मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड और acting as the representative of another person for the purpose of carrying on such other person's trade or business, but does not include an individual manager subordinate to an employer। प्रबंध अभिकर्ता से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति का व्यवसाय या कारोबार चलाने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त है या कार्य कर रहा है, किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के अधीनस्थ व्यष्टिक प्रबंधक नहीं आता। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है इसमें FF क्लॉज में माइनर की कि अप्राप्तव्य कौन होता है। तो माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंडेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। अप्राप्तव्य से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लॉज G में पार्शियल डिसेबलमेंट, आंशिक निशक्तता। आंशिक निशक्तता से मीनिंग है मीन्स वेयर द डिसेबलमेंट इज ऑफ ए टेम्पररी नेचर, सच डिसेबलमेंट एज रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए एम्प्लॉय इन एनी एम्प्लॉयमेंट इन विच ही वॉज engaged at the time of the accident, resulting in the disablement, and where the disablement is of a permanent nature, such disablement as reduce his earning capacity in every employment which he was capable of undertaking at that time, provided that every injury specified in part 2 of schedule 1 shall be deemed to result in permanent partial disablement। आंशिक निशक्तता से जहाँ वह निशक्तता अस्थायी प्रकार की है वहाँ ऐसी निशक्तता अभिप्रेत है जिससे कर्मकार की उस नियोजन में उपार्जन सामर्थ्य कम हो जाती है जिसमें वह उस समय उस दुर्घटना के समय जिसके परिणाम स्वरूप निशक्तता हुई है लगा हुआ था, और जहाँ की निशक्तता स्थायी प्रकार की है वहाँ ऐसी निशक्तता अभिप्रेत है जिससे हर ऐसे नियोजन में उसकी उपार्जन सामर्थ्य कम हो जाती है जिसे ग्रहण करने के लिए वह उस समय समर्थ था। परंतु अनुसूची 1 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हर क्षति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके परिणाम स्वरूप स्थायी आंशिक निशक्तता होती है।
आज की लास्ट डेफिनेशन है प्रिस्क्राइब्ड, जो 2H में दी गई है, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। तो यहाँ पे हमारी कुछ डेफिनेशंस समाप्त होती है। कुछ और डेफिनेशंस अभी बाकी हैं जिन्हें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।